हेलो फ्रेंड्स। आज हम डेविड एप्टर का व्यवस्था सिद्धांत जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत डिस्कस कर लिया है और उसके बाद आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आज हम डेविड एप्टर जो कि राजनीति शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत देते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हम लोगों ने आज जो है डेविड एप्टर का राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ईस्टन और आमंड और पावेल हैं वो अपने व्यवस्था सिद्धांत में और वैज्ञानिकता पर बहुत अधिक बल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोली जाती है कि ईस्टन और आमंड और पावेल की जो शब्दावलियां हैं वो काफ़ी जटिलता लिए हुए हैं, यानी कि काफ़ी जटिल शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है और उसमें मतलब थोड़ा चेंजेस करते हुए डेविड एप्टर के द्वारा व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है, जहां ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत व आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत वैज्ञानिकता पर बहुत अधिक बात मतलब बल देते हैं, यानी कि ये तकनीकवाद से बहुत अधिक अपने आप को मानते हैं कि तकनीकवाद के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तकनीक के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तथ्य से बहुत अधिक ये सरोकार रखते हैं, यानी तथ्य से बहुत अधिक इनका जुड़ाव है, वैज्ञानिकता की बहुत अधिक बात करते हैं। ये नैतिकता और मूल्य को ये भूल से गए हैं। तो इनका जो व्यवस्था सिद्धांत है वो विकसित राष्ट्र यानी कि यूएसए जैसे राष्ट्रों के लिए तो बेनिफिशियल है, बट जो विकासशील देश हैं उसके लिए उतना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण से जुड़े जो शिकागो विश्वविद्यालय। सब जानते हैं व्यवहारवाद का कौन सा विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है व्यवहारवाद से, तो शिकागो विश्वविद्यालय। तो जो प्रेजेंट का जो आधुनिकीकरण है उससे जुड़ा शिकागो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान कौन है? डेविड एप्टर। और ये विकासशील जो देश हैं उनके संदर्भ में अपना व्यवस्था सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत करते हैं और इसमें वैज्ञानिकता के साथ साथ इन्होंने नैतिकता, दर्शन, है ना, मूल्य की बात की है। इस पर भी जोर दिया है। किस किस पर जोर दिया है? तथ्यों के अलावा तथ्यों पर ये भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ईस्टन और आमंड और पावेल की तरह सिर्फ तथ्य, वैज्ञानिकता, तकनीक की ही बात करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने जो है नैतिकता पर बल ज़्यादा दिया है, वैज्ञानिकता के कंपैरिजन नैतिकता पर बल दिया है। वैज्ञानिक को वैज्ञानिकता को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिकता को बिल्कुल ही नकार दिया, नहीं, वैज्ञानिकता के साथ साथ इन्होंने नैतिकता पर बल दिया है। और नैतिकता में ये क्या इंक्लूड करते हैं? मूल्य और संस्कृति। तो जो हमारे वैल्यूज हैं, है ना, जो हमारी कल्चर है उसको ये अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपनी व्यवस्था सिद्धांत में डेविड एप्टर वैज्ञानिकता के साथ साथ नैतिकता पर बल देते हैं और नैतिकता में ये मूल्य और संस्कृति को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं और मूल्य और संस्कृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेविड एप्टर के अनुसार सफल सरकार कौन सी है। तो ये कहते हैं कि सफल सरकार वह है जो संस्कृति के अनुरूप स्नेह वैज्ञानिक परिवर्तन लाती है। तो बात वैसे अगर हम देखते हैं तो जो आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग अगर आपको ध्यान हो तो जो नव परंपरावादी हैं बंड्रा द जूनेल, वो भी क्या कहते हैं कि विकास की गति स्नेह होनी चाहिए, यानी धीरे धीरे होनी चाहिए, तुरंत विकास नहीं होना चाहिए या तुरंत जो चेंजेज हैं वो नहीं होने चाहिए। यदि आप वैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है वो नाइट में 1 बजे सोता है और मॉर्निंग में वो 11 बजे उठता है। ओके, अब आप सोचो कि उसको रात को 8 बजे सुला दिया जाए या 9 o'clock सुला दिया जाए, 9 बजे सोकर वो सुबह 6 बजे उठे, तो आप पहले वाले दिन से ही यदि आप चाहो कि उसको 9 बजे सुला दिया जाए और सुबह 6 बजे जगा दिया जाए, तो ये चेंजेज आप फर्स्ट डे से कर रहे हो या करना चाहते हो तो वो चेंज नहीं हो सकता। वो इंसान ना तो उठ सकता है, ना वो 9 बजे सो सकता है, ना वो 6 बजे उठ सकता है, क्योंकि
वो एक हैबिट में है और वो बिल्कुल ही भटक जाएगा, उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तो वैसे ही डेविड एप्टर कहते हैं यदि हमें चेंजेस करना है तो उसी व्यक्ति को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो 1 बजे सोता है, फर्स्ट डे उसको क्या करेंगे 12:30 पौने 1 तक सुलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो 11 बजे उठता है तो 10:30 पौने 11 पे उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो 15-15 मिनट का गैप करते हुए हम लोग जो है उसमें उसकी दिनचर्या चेंज कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से डेविड एप्टर कहते हैं कि सफल सरकार वह है जो संस्कृति के अनुरूप, यानी मूल्य, नैतिकता, आदर्शों के अनुरूप, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारा कल्चर है, उसी के अनुरूप नए नए वैज्ञानिक परिवर्तन लाती है। ओके, अब हम बात करते हैं वैज्ञानिकता और औद्योगिकीकरण की तुलना में आधुनिकीकरण विकासशील देशों के लिए अधिक बेहतर है। तो विकासशील देशों के लिए बेहतर क्या है, क्या है, आधुनिकीकरण, है ना। वैज्ञानिकता और औद्योगिकीकरण, यदि हम बात करते हैं, तकनीक ठीक है, तकनीक अपनी जगह होनी भी चाहिए, बिना तकनीक के काम भी नहीं चलेगा। आज की मतलब पूरा जो सोशल नेटवर्किंग का जो टाइम है, तो उसमें बिना तकनीक के, बिना वैज्ञानिकता के, बिना औद्योगिकीकरण के काम नहीं चलेगा। बट होना क्या चाहिए, आधुनिकीकरण के साथ जो है वो विकास होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है और यही विकासशील देशों के लिए जो है वो सार्थक सिद्ध होगा। और नेक्स्ट ये बात करते हैं कि इसी संदर्भ में एप्टर फिर कहते हैं कि हमें जो चुनाव की प्रणालियां हैं वो विकासशील देशों में उनकी संस्कृति के अनुरूप अपनानी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि जो चुनाव की प्रणालियां हैं ना, वो भी कैसी अपनानी चाहिए हमें, संस्कृति के अनुरूप, जो नैतिकता आदर्शों से युक्त हों, है ना, मुक्त ना हो, युक्त हों। तो ये ऐसी बात करते हैं कि चुनाव प्रणालियां विकासशील देशों में उनकी संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं विकासशील देशों में चुनाव प्रणाली। तो जो विकासशील देश हैं उनमें चुनाव प्रणाली का एक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख उपकरण है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं विकासशील देशों में शासन के कितने प्रकार होते हैं। तो विकासशील देशों में शासन के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, एक लोकतांत्रिक और एक सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी क्या, जो वैसे बात करें तो जो नव परंपरावादी हन्ना आरेंट थी ना, तो उन्होंने सर्वाधिकारवाद को क्या कहा था, साम्यवाद से उसकी तुलना की थी, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, हन्ना आरेंट ने की थी। तो सर्वाधिकारवाद जो है वो भी विकासशील देशों में शासन का एक प्रकार जो डेविड एप्टर के द्वारा बताया गया है। और लोकतांत्रिक के उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, एक पिरामिड, एक श्रेणी तंत्रीय। श्रेणी तंत्रीय कैसा होना चाहिए, योग्यता पर आधारित होना चाहिए, और पिरामिड कैसा होना चाहिए, वंशवाद पर आधारित होना चाहिए। यानी लोकतंत्र के 2 रूप बताए, पिरामिड वंशवाद पर आधारित हो और श्रेणी तंत्रीय योग्यता पर आधारित हो। ओके, अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो समस्याओं का समाधान है वो वैधता परक उपकरणों से होता है। ये तो सब जानते हैं, वैधता परक उपकरणों से होता है। और पिरामिड की तुलना में, पिरामिड यानी वंशवाद की तुलना में जो श्रेणी तंत्रीय है, यानी जो योग्यता के साथ जो आधुनिकीकरण है उससे गति आती है ना, उससे तेज गति आती है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समस्याओं का समाधान वैधता परक जो उपकरणों से होता है, और पिरामिड की तुलना में जो श्रेणी तंत्रीय व्यवस्था है उससे आधुनिकीकरण तेज गति से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि जो सर्वाधिकारवाद है यानी साम्यवाद, वो विकासशील देशों में बल द्वारा समस्याओं का समाधान होता है उससे, और यहाँ पर आधुनिकीकरण की जो गति है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना में तीव्र गति से होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो पिरामिड की तुलना में तो श्रेणी तंत्रीय व्यवस्था से आधुनिकीकरण में गति आती है ना, और सर्वाधिकारवाद जो है उससे विकासशील देशों में बल द्वारा समस्याओं का समाधान होता है, और यहाँ भी आधुनिकीकरण की गति जो है लोकतांत्रिक प्रणाली की तुलना में तीव्र गति से होता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो डेविड एप्टर ने जो अफ्रीकी देश है
है ना, जो अफ्रीकी देशों के अध्ययन के आधार पर कहते हैं कि विकासशील देशों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिरता है वो इसीलिए है कि स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, अर्थात जो विभिन्न शासन प्रणालियों के स्वरूप को ये जानते हैं और ये स्नेह वैज्ञानिकता जो है उसकी संस्कृति के अनुरूप अपनाया जाए, ऐसी बात ये करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने नव परंपरावादी जो बंड्रा द जूनियर हैं वो भी इसी बात पर बल देते हैं कि जो भी चेंजेज हों, जो भी परिवर्तन हो, वो एक साथ नहीं होने चाहिए। उनमें स्नेह जो वैज्ञानिकता लाए जाए, चाहे तो वैज्ञानिकता की बात करें हम, चाहे हम दर्शन मूल्य की बात करें, वो सिर्फ स्नेह आने चाहिए, यानी धीरे धीरे उसमें चेंजेस करने चाहिए। एक साथ चेंजेस जो है वो मतलब संस्कृति के अनुरूप नहीं होता, धीरे धीरे जो भी परिवर्तन आएगा, जो चेंजेस आएंगे वो संस्कृति के अनुरूप आएंगे। तो ऐसा ये बात करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी संदर्भ में डेविड एप्टर का एक कथन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विकासशील देश वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशाला है। तो एग्जाम में नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विकासशील देश वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रयोगशाला है, ऐसा कौन मानते हैं? तो कौन कहते हैं? डेविड एप्टर। ओके, अब हम बात करते हैं एप्टर के अनुसार विकासशील देशों में 3 प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की सरकारें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? एक तो है निरंकुश तंत्र, दूसरा है सैनिक अल्पतंत्र और थर्ड है नव व्यापारिक समाज। निरंकुश तंत्र, सैनिक अल्पतंत्र और नव व्यापारिक समाज। तो ये ध्यान रखना है, 3 प्रकार की सरकारें याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेविड एप्टर के द्वारा 3 प्रकार की सरकारें कौन कौन सी हैं, जिसमें 4th ऑप्शन कोई और दे दिया जाता है या इसमें नहीं है। तो निरंकुश तंत्र ये है, सैनिक अल्पतंत्र ये है और नव व्यापारिक समाज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं जो आधुनिकीकरण है ना, आधुनिकीकरण या वैज्ञानिकता की बात करते हैं। तो संपर्क व नियंत्रण की अवस्था इन्होंने बताई है। आधुनिकीकरण में क्या क्या आता है, वैज्ञानिकता में क्या क्या उन्होंने मतलब माना है। तो एक तो संपर्क और नियंत्रण की अवस्था, क्रिया प्रतिक्रिया की अवस्था, स्वतंत्रता की अवस्था और विकास की अवस्था। कौन कौन सी बताई? संपर्क व नियंत्रण की अवस्था, क्रिया प्रतिक्रिया की अवस्था, स्वतंत्रता की अवस्था और विकास की अवस्था। ओके, तो इस तरीके से डेविड एप्टर का जो व्यवस्था सिद्धांत था वो काफ़ी मतलब दर्शन के साथ, मूल्यों के साथ, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकता को छोड़ा नहीं इन्होंने। वैज्ञानिकता के साथ साथ ये कहते हैं कि हमें वैज्ञानिकता को छोड़ना नहीं है, तकनीक को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें नैतिकता पर बल देना चाहिए और नैतिकता को मतलब ये अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं बजाय वैज्ञानिकता की। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बस डेविड का एप्टर सिद्धांत बहुत छोटा सा सिद्धांत है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से बहुत बार अब यहाँ से क्वेश्चन आने लग गए हैं ईस्टर्न के बजाय, तो ये हमें ध्यान रखना है। ईस्टर्न के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि डेविड ईस्टर्न के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट डेविड एप्टर के यहाँ से भी क्वेश्चन नेट, JRF या DSSB, PGT जो भी एग्जाम हो, हर स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी में पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स।